चैप्टर 5 टार्जन और ब्लैक बॉय। वानरों का टार्जन एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा घास की नई रस्सी बुन रहा था। उसके बगल में पुरानी रस्सी के फटे हुए अवशेष पड़े थे, जो शीता तेंदुए के नुकीले दांतों और पंजों से फटे और कटे हुए थे। मूल रस्सी का केवल आधा हिस्सा ही बचा था। शेष भाग को गुस्सैल बिल्ली ने उठा लिया था, क्योंकि वह फंदा अभी भी अपनी जंगली गर्दन पर बांधे हुए था और ढीला सिरा झाड़ियों के बीच घसीट रहा था। टार्जन ने शीता के भयंकर क्रोध, उलझी हुई डोरियों से खुद को मुक्त करने के उसके उन्मत्त प्रयासों, उसकी अजीब चीखों को याद करके मुस्कुराया, जो कि कुछ हद तक घृणा, कुछ हद तक क्रोध, कुछ हद तक आतंक थी। वह अपने दुश्मन की बेचैनी को याद करके मुस्कुराया और एक और दिन की प्रत्याशा में जब उसने अपनी नई रस्सी में एक अतिरिक्त धागा जोड़ा। ये सबसे मजबूत, सबसे भारी रस्सी होगी जिसे वानरों के टार्जन ने कभी बनाया था। नुमा, शेर के दर्शन, जो उसके आलिंगन में व्यर्थ ही खींचता रहता है, वानरों को रोमांचित कर देते हैं। वह काफी संतुष्ट था, क्योंकि उसके हाथ और दिमाग व्यस्त थे। केरचाक जनजाति के उसके साथी भी संतुष्ट थे, जो उसके आसपास के पेड़ों और खुले मैदान में भोजन की तलाश कर रहे थे। भविष्य के बारे में कोई उलझन भरे विचार उनके दिमाग पर बोझ नहीं थे, और केवल कभी कभी निकट अतीत की धुंधली यादें उभरती थीं। वे अपने पेट भरने के स्वादिष्ट काम से क्रूर संतुष्टि की एक प्रजाति के लिए प्रेरित होते थे। उसके बाद वे सो जाते थे। यह उनका जीवन था, और वे इसका आनंद लेते थे, जैसे हम, आप और मैं, जैसे टार्जन ने अपना आनंद लिया था। संभवतः वे अपना आनंद हमसे ज्यादा लेते थे, क्योंकि कौन कह सकता है कि जंगल के जानवर उन उद्देश्यों को बेहतर ढंग से पूरा नहीं करते हैं जिनके लिए उन्हें बनाया गया है, मनुष्य की तुलना में, जो अजीबोगरीब क्षेत्रों में अपने कई भ्रमणों और प्रकृति के नियमों के उल्लंघन के साथ करता है। और भाग्य की पूर्ति से अधिक संतुष्टि और खुशी और क्या दे सकती है। जब टार्जन काम कर रहा था, तब टीका का छोटा सा बालू गजान उसके इर्द गिर्द खेल रहा था, जबकि टीका घास के मैदान के दूसरी तरफ खाना ढूंढ रही थी। टीका, माँ या ताउग, उदास पिता, को अब टार्जन के इरादों के बारे में संदेह नहीं था। क्या उसने अपने गाजान को शीता के नुकीले दांतों और पंजों से बचाने के लिए मौत को गले नहीं लगाया था? क्या उसने टीका की तरह ही छोटे बच्चे को प्यार से दुलारा और दुलारा नहीं था? उनके डर दूर हो गए थे और टार्जन अब अक्सर खुद को एक छोटे से मानव की नस की भूमिका में पाता था, एक ऐसा काम जो उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता था, क्योंकि गाजान आश्चर्य और मनोरंजन का कभी न खत्म होने वाला स्रोत था। अभी अभी बंदर में वे वृक्ष संबंधी प्रवृत्तियां विकसित हो रही थीं, जो उसे उसकी युवावस्था के वर्षों में बहुत काम आने वाली थीं, जब ऊपरी छतों पर तेजी से उड़ना उसकी अविकसित मांसपेशियों और अप्रयुक्त लड़ाकू नुकीले दांतों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और मूल्यवान था। पेड़ की टहनियों से 15 या 20 फीट पीछे हटकर, जिसकी शाखाओं के नीचे टार्जन अपनी रस्सी पर काम कर रहा था, गजान तेजी से आगे बढ़ा और फुर्ती से नीचे की शाखाओं पर चढ़ गया। यहाँ वह 1 या 2 पल के लिए बैठ जाता, अपनी उपलब्धि पर काफी गर्व करता, फिर से जमीन पर चढ़ जाता और फिर से वही करता। कभी कभी, वास्तव में अक्सर, क्योंकि वह एक बंदर था, उसका ध्यान दूसरी चीजों, एक भरिंग, एक कैटरपिलर, एक छोटे से खेत के चूहे से भटक जाता, और वह उसका पीछा करने निकल पड़ता। वो हमेशा कैटरपिलर को पकड़ लेता और कभी कभी भरिंगों को, लेकिन खेत के चूहों को कभी नहीं। अब उसे रस्सी की पूंछ दिखी जिस पर टार्जन काम कर रहा था। उसे एक छोटे से हाथ में पकड़कर वह उछल पड़ा, मानो वह किसी सजीव रबर की गेंद हो। उसने उसे बंदर के हाथ से छीन लिया और मैदान में भाग गया। टार्जन ने अपने पैरों पर छलांग लगाए और तुरंत उसका पीछा करने लगा। उसके चेहरे या आवाज पर गुस्से का कोई निशान नहीं था, जब उसने शरारती छोटे बालू को अपनी रस्सी छोड़ने के लिए कहा। गाजन सीधे अपनी मां की ओर दौड़ा और उसके पीछे टार्जन आया। टीका ने खाना खाते हुए ऊपर देखा और जैसे ही उसे लगा कि गाजन भाग रहा है और कोई दूसरा उसका पीछा कर रहा है, उसने अपने नुकीले दांत दिखाए और रोंगटे खड़े कर दिए। लेकिन जब उसने देखा कि पीछा करने वाला टार्जन है, तो वो वापस उस काम में लग गई जो उसका ध्यान खींच रहा था। उसके पैरों के ठीक सामने बंदर आदमी ने बालू को पकड़ा, और हालांकि जब टार्जन ने उसे पकड़ा तो बच्चा चीखने लगा और लड़ने लगा,
टीका ने बस उनकी तरफ लापरवाही से देखा। अब उसे अपने पहले बच्चे को बंदर आदमी के हाथों नुकसान पहुंचने का डर नहीं था। क्या उसने 2 मौकों पर गाजन को नहीं बचाया था? अपनी रस्सी को बचाकर टार्जन अपने पेड़ पर वापस आया और अपना काम फिर से शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद चंचल बालू पर ध्यान से नजर रखना आवश्यक था, जो अब उस समय उसे चुराने के लिए पागल हो गया था। जब भी उसे लगता कि उसका बड़ा चिकनी चमड़ी वाला चचेरा भाई क्षण भर के लिए भी सतर्क नहीं हुआ है। लेकिन इस बाधा के बावजूद टार्जन ने आखिरकार रस्सी पूरी कर ली, एक लंबी लचीली रस्सी जो उसने पहले कभी नहीं बनाई थी। अपनी पुरानी रस्सी का फेंका हुआ टुकड़ा उसने गजान को एक खिलौने के रूप में दे दिया, क्योंकि टार्जन का मन था कि जब टीका का बच्चा बड़ा हो जाएगा और उसके उपदेशों से लाभ उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत हो जाएगा, तो वह अपने विचारों के अनुसार टीका के बालू को निर्देश देगा। वर्तमान में नन्हे बंदर की नकल करने की जन्मजात योग्यता उसे टार्जन के तरीकों और हथियारों से परिचित कराने के लिए पर्याप्त थी, और इसलिए बंदर आदमी जंगल में चला गया। उसकी नई रस्सी एक कंधे पर लपेटी हुई थी, जबकि छोटा गजान बचपन की खुशी में पुरानी रस्सी को अपने पीछे घसीटते हुए मैदान में उछलता रहा। टार्जन यात्रा करते हुए, भोजन की तलाश में और अपने नए हथियार का परीक्षण करने के लिए पर्याप्त बढ़िया शिकार की तलाश में, अक्सर उसका ध्यान गजान पर रहता था। वानर मानव को टीका के बालू के प्रति गहरा लगाव लगभग शुरू से ही था, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि वह बच्चा टीका का था, जो उसका पहला प्यार था, और आंशिक रूप से छोटे वानर के लिए, और टार्जन की मानवीय लालसा किसी ऐसे संवेदनशील प्राणी की थी जिस पर आत्मा के उन प्राकृतिक स्नेहों को खर्च किया जा सके जो जीनस होमो के सभी सामान्य सदस्यों में निहित हैं। टार्जन टीका से ईर्ष्या करता था। ये सच था कि गजान ने उसके प्रति टार्जन के स्नेह का काफी हद तक प्रतिदान किया, यहाँ तक कि उसे अपने क्रोधी पिता से भी अधिक पसंद किया, लेकिन जब दर्द या आतंक में, थके या भूखे होने पर छोटा सा टीका की ओर मुड़ता था, तब टार्जन को दुनिया में बिल्कुल अकेलापन महसूस हुआ और वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो सहायता और सुरक्षा के लिए सबसे पहले उसकी ओर मुड़े। ताउब के पास टीका था, टीका के पास गजान था, और किरचाक जनजाति के लगभग हर दूसरे बैल और गाय के पास प्यार करने के लिए एक या एक से ज्यादा थे और जिनसे प्यार किया जाना था। बेशक टार्जन शायद ही इस तरह से विचार को व्यक्त कर सकता था, वह केवल इतना जानता था कि वह किसी ऐसी चीज की चाहत रखता था जो उसे नहीं दी गई थी, कुछ ऐसा जो टीका और उसके बालू के बीच मौजूद संबंधों से दर्शाया गया था, और इसलिए वह टीका से ईर्ष्या करता था और अपने लिए एक बालू की चाहत रखता था। उसने शीता और उसके साथी को उनके 3 लोगों के छोटे से परिवार के साथ देखा, और चट्टानी पहाड़ियों की ओर भीतरी इलाकों में, जहां दिन की गर्मी में कोई लेट सकता है, एक उलझी हुई झाड़ी की घनी छाया में, एक लटकती हुई चट्टान के ठंडे चेहरे के नीचे, टार्जन ने नुमा, शेर और सबोर, शेरनी की मांद देखी थी। यहाँ उसने उन्हें उनके छोटे छोटे गुच्छों के साथ देखा था, चंचल जीव, धब्बेदार तेंदुए जैसे। और उसने युवा हिरन को बारा, हिरन और बूटो, गैंडे, उसके भद्दे छोटे बच्चे के साथ देखा था। जंगल के हर जीव का अपना अपना था टार्जन को छोड़कर। इस बात के बारे में सोचकर बंदर आदमी उदास और अकेला हो गया, लेकिन जल्द ही शिकार की गंध ने उसके युवा मन को अन्य सभी विचारों से मुक्त कर दिया। जैसे कि बिल्ली की तरह वह शिकार के रास्ते से ऊपर एक झुकी हुई शाखा पर रेंगता हुआ दूर चला गया, जो इस जंगली दुनिया के जंगली जानवरों के प्राचीन जल स्थान की ओर जाता था। इस विशाल पुराने अंग ने कितने हजार बार किसी खून के प्यासे शिकारी के क्रूर रूप को झुकाया होगा, जब इसने अपनी पत्तियों वाली शाखाओं को गहरे घिसे पिटे जंगल के रास्ते पर फैलाया था। टार्जन, बंदर आदमी, शीता, तेंदुआ और हिस्टा, सांप, यह उसे अच्छी तरह से पता था। उन्होंने इसकी ऊपरी सतह पर छाल को चिकना कर दिया था। आज ये हौठा सुअर था, जो पुराने पेड़ पर निगरानी रखने वाले की ओर नीचे आया। हौठा सुअर, जिसके भयानक दांत और शैतानी स्वभाव ने उसे सबसे बड़े मांसाहारी जानवरों में से सबसे क्रूर या सबसे भूखे को छोड़कर बाकी सभी से बचाया था। लेकिन टार्जन के लिए मांस तो मांस ही है, खाने योग्य या स्वादिष्ट कुछ भी भूखे टार्जन के पास बिना चुनौती और बिना आक्रमण के नहीं जा सकता था। भूख में, युद्ध की तरह,
वानर मानव ने जंगल के सबसे उदास निवासियों को भी परास्त कर दिया। वह न तो डरता था और न ही दया, सिवाय उन दुर्लभ अवसरों के जब कोई अजीब अकथनीय शक्ति उसका हाथ रोक देती थी, एक ऐसी शक्ति जो उसके लिए अकथनीय थी, शायद इसलिए क्योंकि वह अपने मूल और मानवतावाद और सभ्यता की उन सभी शक्तियों के बारे में नहीं जानता था जो उस मूल के कारण उसकी सही विरासत थी। इसलिए आज, जब तक कोई कम खतरनाक शिकार उसके पास न आ जाए, तब तक अपना हाथ रोकने के बजाय टार्ज़न ने अपना नया फंदा होटा सुअर की गर्दन में डाल दिया। यह अप्रयुक्त धागों के लिए एक बेहतरीन परीक्षण था। क्रोधित सुअर इधर उधर भागा, लेकिन हर बार नई रस्सी ने उसे वहीं पकड़ लिया जहां टार्ज़न ने उसे पेड़ के तने के ऊपर बांध दिया था, जहां से उसने उसे फेंका था। होठा ने बड़बड़ाते हुए जंगल के मजबूत मुखिया पर हमला किया और अपनी शक्तिशाली दांतों से तब तक वार किया जब तक कि छाल हर दिशा में नहीं उड़ गई। टार्ज़न उसके पीछे जमीन पर गिर गया। बंदर आदमी के हाथ में वह लंबी तीखी धार थी जो उस दूर के दिन से उसका निरंतर साथी थी जब संयोग से उसने बोलगानी गोरिल्ला के शरीर में अपनी नोक को निर्देशित किया था और फटे और खून बह रहे मानव बच्चे को निश्चित मृत्यु से बचाया था। टार्ज़न होठा की ओर बढ़ा, जो अब अपने दुश्मन का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। युवा विशालकाय व्यक्ति जितना शक्तिशाली और मांसल था, फिर भी उसे होठा जैसे दुर्जय प्राणी का सामना करना सबसे बड़ी मूर्खता लगती। सुअर, जिसके पास केवल एक पतला शिकार करने वाला चाकू था, ऐसा ही लगता होगा उसे जो होठा को थोड़ा भी जानता हो और टार्ज़न को बिल्कुल भी नहीं। एक पल के लिए होठा बंदर आदमी के सामने निश्चल खड़ा रहा। उसकी दुष्ट गहरी गहरी आंखें गुस्से से चमक उठीं। उसने अपना झुका हुआ सिर हिलाया। कीचड़ खाने वाले, बंदर ने मजाक उड़ाया। गंदगी में लौटते रहो, तुम्हारा मांस भी बदबूदार है, लेकिन ये रसदार है और टार्ज़न को मजबूत बनाता है। आज मैं तुम्हारा दिल खाऊंगा, हे महान दांतों के स्वामी, ताकि यह मेरी पसलियों से टकराने वाले को बर्बर बनाए रखे। होठा को टार्ज़न की कही हुई बात समझ में नहीं आई, लेकिन वह इससे और भी क्रोधित हो गया। उसने केवल एक नग्न आदमी सा प्राणी देखा, जो बाल रहित और निरर्थक था, जो अपने छोटे छोटे नुकीले दांतों और कोमल मांसपेशियों को अपनी अदम्य बर्बरता के विरुद्ध खड़ा कर रहा था, और उसने हमला कर दिया। वानरों के टार्ज़न ने तब तक इंतजार किया जब तक कि एक दुष्ट दांत का कटा हुआ हिस्सा उसकी जांघ को खोल न दे। फिर वो आगे बढ़ा, बस थोड़ा सा एक तरफ, लेकिन इतनी तेजी से कि बिजली की तुलना में वह एक आलसी था, और जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह नीचे झुका और अपने दाहिने हाथ की पूरी ताकत से अपने पिता के शिकार के चाकू की लंबी धार को सीधे होठा सुअर के दिल में घुसा दिया। एक तेज छलांग ने उसे उस प्राणी की मौत की पीड़ा के क्षेत्र से बाहर निकाल लिया, और एक पल बाद होठा का गर्म और टपकता हुआ दिल उसकी मुट्ठी में था। अपनी भूख मिटाने के बाद टार्ज़न ने सोने के लिए कोई जगह नहीं ढूंढी, जैसा कि कभी कभी उसका तरीका होता था, बल्कि वह जंगल में भोजन की तलाश में नहीं बल्कि रोमांच की तलाश में आगे बढ़ता रहा, क्योंकि आज वह बेचैन था। और इसलिए उसने अपने कदम काले सरदार मबोंगा के गांव की ओर मोड़ दिए, जिसके लोगों को टार्ज़न ने उस दिन से बेरहमी से परेशान कर रखा था, जिस दिन सरदार के बेटे कुलोंगा ने काला को मार डाला था। काले लोगों के गांव के पास से एक नदी बहती है। टार्ज़न नदी के किनारे उस जगह पर पहुंच गया जहां नीग्रो लोगों की झोपड़ियां बनी हुई थीं। बंदर आदमी के लिए नदी का जीवन हमेशा आकर्षक रहा है। उसे दरियाई घोड़े दूरों की अजीब हरकतों को देखने में मजा आता था और धूप में बैठे हुए सुस्त मगरमच्छ गिमला को परेशान करने में उसे बहुत मजा आता था। फिर गोमंगनी के काले लोगों की मादा और बैलस भी थीं जो नदी के किनारे बैठे लोगों को डराती थीं। मादाएं अपने थोड़े बहुत कपड़े धोती थीं और बैलस अपने आदिम खिलौनों से। इस दिन उसे एक महिला और उसका बच्चा हमेशा की तुलना में नदी के किनारे दूर दिखाई दिया। वह शंख की एक प्रजाति की तलाश कर रही थी, जो नदी के किनारे कीचड़ में पाई जाती थी। वह लगभग 30 साल की एक युवा अश्वेत महिला थी। उसके दांत तीखे थे, क्योंकि उसके लोग मनुष्य का मांस खाते थे। उसके निचले होंठ को चीरा गया था ताकि वह तांबे के एक मोटे पेंडेंट को सहारा दे सके, जिसे उसने इतने सालों तक पहना था कि होंठ बहुत नीचे तक खिंच गया था, जिससे उसके निचले जबड़े के दांत और मसूड़े दिखाई दे रहे थे। उसकी नाक भी चीरी गई थी,
और चीरे में एक लकड़ी की कटार थी। उसके कानों से और उसके माथे और गालों से धातु के आभूषण लटक रहे थे। उसकी थोड़ी और नाक के पुल पर ऐसे रंगों के टैटू थे जो अब उम्र के साथ फीके पड़ गए थे। वह अपनी कमर के चारों ओर घास की एक पट्टी को छोड़कर नग्न थी। कुल मिलाकर वह अपने आकलन में और यहाँ तक कि मबोंगा के कबीले के पुरुषों के आकलन में भी बहुत सुंदर थी। हालांकि वह किसी अन्य समुदाय की थी, मबोंगा के एक लड़ाके द्वारा अपनी कुंवारी अवस्था में छीनी गई युद्ध की एक ट्रॉफी। उसका बच्चा 10 साल का एक लड़का था, दुबला पतला, सीधा और काला होने के कारण सुंदर। टार्ज़न ने पास की झाड़ी की छिपी हुई पत्तियों से उन दोनों को देखा। वो उनके सामने एक भयानक चीख के साथ कूदने ही वाला था ताकि वह उनके आतंक और उनकी असंयमित उड़ान के तमाशे का आनंद ले सके, लेकिन अचानक एक नई सनक ने उसे जकड़ लिया। यह एक बालू था जो उसी तरह बना था जैसा वह खुद बना था। बेशक इसकी त्वचा काली थी, लेकिन इससे क्या? टार्ज़न ने कभी गोरा आदमी नहीं देखा था। जहां तक वह जानता था, वह पृथ्वी पर जीवन के उस अजीब रूप का एकमात्र प्रतिनिधि था। काला लड़का टार्ज़न के लिए एक बढ़िया बालू बन सकता था, क्योंकि उसके पास अपना कोई नहीं था। वो उसे सावधानी से पालेगा, उसे अच्छा खिलाएगा, उसकी रक्षा करेगा जैसे केवल वानरों का टार्ज़न ही अपनी रक्षा कर सकता है, और उसे अपनी आधी मानव आधी पाश्विक विद्या से जंगल के रहस्यों को सिखाएगा, उसकी सड़ती हुई सतह की वनस्पतियों से लेकर जंगल की ऊपरी छतों की ऊंची चोटियों तक। तारांकिन। टार्ज़न ने अपनी रस्सी खोली और फंदे को हिलाकर बाहर निकाला। उसके सामने खड़े दोनों लोग उस भयानक रूप की नज़दीकी मौजूदगी से बिल्कुल अनजान, शंख की तलाश में लगे रहे, छोटी छोटी लकड़ियों से कीचड़ में टटोलते रहे। टार्ज़न जंगल से उनके पीछे आया, उसका फंदा उसके बगल में जमीन पर खुला पड़ा था। दाएं हाथ की एक तेज हरकत हुई और फंदा शान से हवा में उठा। एक पल के लिए बेखबर युवक के सिर के ऊपर मडराता रहा, फिर स्थिर हो गया। जैसे ही उसने कंधों के नीचे उसके शरीर को घेरा, टार्ज़न ने एक तेज झटका दिया जिससे वह लड़के की बाहों के चारों ओर कस गया और उन्हें उसके किनारों से जकड़ लिया। लड़के के होठों से एक डरावनी चीख निकली और जैसे ही उसकी मां उसकी चीख से घबराकर मुड़ी, उसने देखा कि उसे एक बड़े सफ़ेद दैत्य की ओर तेजी से घसीटा जा रहा है जो पास के एक पेड़ की छाया में खड़ा था, उससे मुश्किल से 1 दर्जन कदम की दूरी पर। भय और क्रोध की एक क्रूर चीख के साथ वह महिला निर्भयता से बंदर आदमी की ओर कूद पड़ी। टार्ज़न ने उसके हाव भाव में दृढ़ संकल्प और साहस देखा जो मौत से भी नहीं डरता। जब उसका चेहरा शांत था, तब भी वो बहुत भयानक और डरावनी थी, लेकिन जुनून से कांपते हुए उसका चेहरा भयानक रूप से शैतानी हो गया। बंदर आदमी भी पीछे हट गया, लेकिन डर से नहीं बल्कि घृणा से। डर उसे पता नहीं था। टार्ज़न ने जब काले रंग के शेर के बालू को अपनी बांह के नीचे दबाया और उसे ऊपर लटकी हुई शाखाओं में छिपा दिया, तो वह उसे काटता और लात मारता हुआ आगे बढ़ा, ठीक उसी तरह जैसे क्रोधित मां उसे पकड़ने और उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ी। और जब वह अपने अभी भी संघर्षरत पुरस्कार के साथ जंगल की गहराई में चला गया, तो उसने उन संभावनाओं पर विचार किया जो गोमंगनी के पराक्रम में छिपी हो सकती हैं यदि नर मादाओं की तरह ही दुर्जय होते। एक बार जब वह अपनी शोषित मां से सुरक्षित दूरी पर पहुंच गया और उसकी चीखों और धमकियों से दूर हो गया, तो टार्ज़न अपने इनाम का निरीक्षण करने के लिए रुका। अब वह इतना भयभीत हो गया था कि उसने संघर्ष करना और चिल्लाना बंद कर दिया था। भयभीत बालक ने भयभीत होकर अपने अपहरणकर्ता की ओर आंखें घुमाईं, जब तक कि उसकी पुतलियों के चारों ओर सफ़ेद रंग की चमक दिखाई नहीं देने लगी। मैं टार्ज़न हूँ, बंदर आदमी ने मानवों की स्थानीय भाषा में कहा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तुम टार्ज़न के बालू बनोगे। टार्ज़न तुम्हारी रक्षा करेगा। वो तुम्हें खाना खिलाएगा। जंगल में सबसे बढ़िया जानवर टार्ज़न के बालू के लिए होगा, क्योंकि टार्ज़न एक शक्तिशाली शिकारी है। तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि नूमा शेर से भी नहीं, क्योंकि टार्ज़न एक शक्तिशाली योद्धा है। काला के बेटे टार्ज़न जितना महान कोई नहीं है। डरो मत। लेकिन बच्चा सिर्फ रोता और कांपता रहा, क्योंकि वह बड़े वानरों की भाषा नहीं समझता था और टार्ज़न की आवाज़ उसे किसी जानवर के भौंकने और गुर्राने जैसी लगती थी। फिर उसने इस बुरे
सफेद जंगल के देवता की कहानियां भी सुनी थीं। ये वही था जिसने कुलोंगा और मुखिया मबोंगा के दूसरे योद्धाओं को मार डाला था। ये वही था जो रात के अंधेरे में जादू से चुपके से गांव में घुसकर तीर और जहर चुराता था और महिलाओं और बच्चों और यहाँ तक कि बड़े योद्धाओं को भी डराता था। निस्संदेह ये दुष्ट देवता छोटे लड़कों को खाता था। क्या उसकी माँ ने ऐसा तब नहीं कहा था जब वह शरारती था और उसने उसे धमकी दी थी कि अगर वह अच्छा नहीं हुआ तो वह उसे जंगल के सफेद देवता को दे देगी। छोटा काला टिबो बुखार से कांप रहा था। क्या तुम्हें ठंड लग रही है, गोबू बालू? टार्जन ने बेहतर नाम के बदले ब्लैक है बेबी के सिमियन समकक्ष का इस्तेमाल करते हुए पूछा। सूरज गर्म है, तुम क्यों कांप रहे हो? टिबो समझ नहीं पाया, लेकिन उसने अपनी माँ के लिए रोया और महान श्वेत देवता से विनती की कि उसे जाने दे और वादा किया कि अगर उसकी विनती मान ली गई तो वह हमेशा एक अच्छा लड़का रहेगा। टार्जन ने अपना सिर हिलाया। वह एक भी शब्द नहीं समझ सका। ये कभी नहीं चलेगा। उसे गोबू बालू को ऐसी भाषा सिखानी होगी जो बातचीत जैसी लगे। टार्जन को ये बिल्कुल पक्का पता था कि गोबू बालू की बोली बिल्कुल भी बातचीत नहीं थी। यह मूर्ख पक्षियों की चहचहाहट की तरह ही बेतुकी लगती थी। वानर पुरुष ने सोचा, सबसे अच्छा होगा कि उसे जल्दी से केरचाक जनजाति के बीच ले जाया जाए जहां वह मंगनी को आपस में बात करते हुए सुन सकेगा। इस तरह वह जल्द ही बोलने का एक समझदार रूप सीख लेगा। टार्जन उस हिलती हुई शाखा पर खड़ा हो गया जहां वह जमीन से काफी ऊपर रुका था और उसने बच्चे को अपने पीछे आने का इशारा किया, लेकिन टिबो सिर्फ पेड़ की टहनी से कसकर चिपका रहा और रोता रहा। एक लड़का होने के नाते और एक मूल अफ्रीकी होने के नाते वह निश्चित रूप से इससे पहले कई बार पेड़ों पर चढ़ चुका था, लेकिन जंगल में भाग जाने, एक शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग लगाने के विचार ने, जैसा कि उसके अपहरणकर्ता ने किया था जब उसने टिबो को उसकी मां से दूर ले जाया था, उसके बचपन के दिल को आतंक से भर दिया। टार्जन ने आह भरी। उसके नए खरीदे गए बालू को वास्तव में बहुत कुछ सीखना था। ये दयनीय था कि उसके आकार और ताकत का बालू इतना पिछड़ा हुआ था। उसने टिबो को अपने पीछे चलने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए टार्जन ने उसे उठाया और अपनी पीठ पर लाद लिया। टिबो ने अब खरोंचना या काटना बंद कर दिया। बच निकलना असंभव लग रहा था। अब भी अगर वह जमीन पर पड़ा होता तो भी वह जानता था कि वह गांव के मुखिया मबोंगा के पास वापस जाने का रास्ता ढूंढ सकता था। अगर वह ऐसा कर भी लेता तो वहां शेर, तेंदुए और लकड़बग्घे थे, जिनमें से कोई भी, जैसा कि टिबो अच्छी तरह जानता था, छोटे काले लड़कों के मांस का विशेष रूप से शौकीन था। अब तक जंगल के भयानक सफेद देवता ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वह उन डरावने, हरी आंखों वाले नरभक्षियों से इतनी भी परवाह की उम्मीद नहीं कर सकता था। तो ये दो बुराइयों में से कमतर होगी अगर सफेद देवता उसे बिना खरोंचे और काटे, जैसा कि उसने पहले किया था, उसे ले जाने दे। जैसे ही टार्जन पेड़ों के बीच से तेजी से आगे बढ़ा, छोटे टिबो ने नीचे की भयावह खाई को देखने के बजाय डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने पूरे जीवन में टिबो कभी इतना भयभीत नहीं हुआ था, फिर भी जब सफेद दानव उसके साथ जंगल में तेजी से आगे बढ़ा तो बच्चे के मन में सुरक्षा की एक अजीब सी अनुभूति हुई, क्योंकि उसने देखा कि बंदर आदमी की छलांगें कितनी सच्ची थीं, उसकी हिलती हुई भुजाओं पर उसकी पकड़ कितनी अचूक थी, जिससे उसे हाथ पकड़ने में मदद मिली, और फिर जंगल के बीच की सीढ़ियों पर भी सुरक्षा थी जो खूंखार शेरों की पहुंच से बहुत दूर थी। और इसलिए टार्जन उस जगह पर आ गया जहां जनजाति चरती थी और अपने नए बालू को अपने कंधों पर कसकर पकड़े हुए उनके बीच चला गया। वो उनके बीच में था, इससे पहले कि टिबो ने बड़े बालों वाले रूपों में से एक को देखा, या इससे पहले कि वानरों को एहसास हुआ कि टार्जन अकेला नहीं था। जब उन्होंने छोटे गोमंगनी को उसकी पीठ पर बैठे देखा तो उनमें से कुछ जिज्ञासा में आ गए, उनके होंठ मुड़े हुए थे और उनके चेहरे पर गुर्राहट थी। 1 घंटे पहले छोटा टिबो कह रहा था कि वह डर की चरम गहराई को जानता है, लेकिन अब जब उसने इन भयानक जानवरों को अपने चारों ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि जो कुछ भी पहले हुआ था वह तुलना में कुछ भी नहीं था। विशाल सफेद दानव वहां इतनी बेपरवाही से क्यों खड़ा था? वह इन भयानक,
बालों वाले पेड़ जैसे लोगों द्वारा उन दोनों पर हमला करने और उन्हें टुकड़े टुकड़े करने से पहले क्यों नहीं भागा। और फिर टिबो को एक स्तब्ध कर देने वाली याद आई। यह कोई और नहीं बल्कि वह कहानी थी जो उसने मबोंगा के लोगों से, जो मुखिया थे, डरते डरते मुंह ज़बानी सुनी थी कि जंगल का ये विशाल सफ़ेद दानव एक बाल रहित बंदर के अलावा और कुछ नहीं था, क्योंकि उसे इनके साथ नहीं देखा गया था। टिबो केवल अपनी आंखें चौड़ी करके उन वानरों को देख सकता था जो उसके पास आ रहे थे। उसने उनकी भौहें, उनके बड़े नुकीले दांत, उनकी दुष्ट आंखें देखीं। उसने देखा कि उनकी शक्तिशाली मांसपेशियां उनकी झबरा खाल के नीचे घूम रही थीं। उनका हर रवैया और अभिव्यक्ति एक खतरनाक थी। टार्ज़न ने भी ये देखा। उसने टिबो को अपने सामने खड़ा कर लिया। ये टार्ज़न का गोबू बालू है, उसने कहा। उसे नुकसान मत पहुंचाओ, नहीं तो टार्ज़न तुम्हें मार डालेगा, और उसने अपने नुकीले दांत नज़दीक खड़े बंदर के दांतों पर दिखा दिए। यह एक गोमांगनी है, बंदर ने जवाब दिया। मुझे इसे मारने दो। यह एक गोमांगनी है। गोमांगनी हमारे दुश्मन हैं। मुझे इसे मारने दो। चले जाओ, टार्ज़न ने गुर्राते हुए कहा। मैं तुम्हें बताता हूँ, गुंटो, ये टार्ज़न का बालू है। चले जाओ नहीं तो टार्ज़न तुम्हें मार डालेगा। और बंदर आदमी ने आगे बढ़ते बंदर की ओर एक कदम बढ़ाया। वह कुत्ता एकदम अकड़कर और घमंडी होकर चुपचाप चला गया, जैसे कोई कुत्ता दूसरे कुत्ते से मिलते समय लड़ने के लिए बहुत घमंडी हो और पीठ मुड़कर भागने के लिए बहुत भयभीत हो। इसके बाद टीका आया, जो उत्सुकता से प्रेरित था। उसके बगल में छोटा गाजान उछल पड़ा। वे भी अन्य लोगों की तरह आश्चर्य से भर गए, लेकिन टीका ने अपने नुकीले दांत नहीं दिखाए। टार्ज़न ने ये देखा और उसे पास आने का इशारा किया। टार्ज़न के पास अब एक बालू है, उन्होंने कहा। वह और टीका का बालू एक साथ खेल सकते हैं। टीका ने कहा, ये गोमांगनी है। यह मेरे बालू को मार डालेगी। इसे ले जाओ, टार्ज़न। टार्ज़न हंसा। ये पबा नामक चूहे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसने कहा। ये तो छोटा सा बालू है और बहुत डरा हुआ है। गाजान को इसके साथ खेलने दो। टीका अभी भी भयभीत थी, क्योंकि अपनी सारी ताकतवर क्रूरता के बावजूद बड़े मानव डरपोक होते हैं, लेकिन आखिरकार टार्ज़न पर अपने महान विश्वास से आश्वस्त होकर उसने गाजान को छोटे काले लड़के की ओर आगे धकेल दिया। छोटा बंदर सहज ज्ञान से प्रेरित होकर अपनी मां की ओर पीछे हट गया, अपने छोटे छोटे नुकीले दांत दिखाते हुए और भय और क्रोध के मिश्रण में चीखते हुए। टिबो ने भी गाजा के साथ घनिष्ठ परिचय की इच्छा नहीं दिखाई, इसलिए टार्ज़न ने कुछ समय के लिए अपने प्रयास छोड़ दिए। अगले हफ्ते टार्ज़न ने पाया कि उसका समय बहुत व्यस्त था। उसका बालू उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी का काम था, जितना उसने सोचा था। एक पल के लिए भी उसने उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर टार्ज़न लगातार सतर्क न होता, तो पूरी जनजाति में से टीका पर ही भरोसा किया जा सकता था कि वो उस बेचारे काले आदमी को मारने से बच सकता है। जब बंदर आदमी शिकार करता, तो उसे गोबू बालू को अपने साथ रखना पड़ता। ये कष्टप्रद था, और फिर छोटा काला आदमी टार्ज़न को बहुत बेवकूफ़ और डरावना लगा। वह जंगल के कमज़ोर जीवों के सामने भी बिल्कुल असहाय था। टार्ज़न को आश्चर्य हुआ कि वह आखिर कैसे बच गया। उसने उसे सिखाने की कोशिश की, और इस तथ्य में आशा की किरण देखी कि गोबू बालू ने मानव भाषा के कुछ शब्दों में महारत हासिल कर ली थी, और वह अब बिना डरे चिल्लाए एक ऊंची डाली से चिपक सकता था। लेकिन बच्चे के बारे में कुछ ऐसा था जो टार्ज़न को चिंतित करता था। उसने अक्सर गांव में काले लोगों को देखा था। उसने बच्चों को खेलते देखा था, और हमेशा खूब हंसी होती थी, लेकिन छोटा गोबू बालू कभी नहीं हंसा। ये सच था कि टार्ज़न खुद कभी नहीं हंसा। कभी कभी वह मुस्कुराता था, लेकिन हंसी के लिए वह अजनबी था। हालांकि काले को हंसना चाहिए था, बंदर आदमी ने तर्क दिया। ये गोमंगनी का तरीका था। इसके अलावा उसने देखा कि छोटा सा बच्चा अक्सर खाना खाने से मना कर देता था और दिन ब दिन दुबला होता जा रहा था। कभी कभी वह लड़के को खुद से धीरे धीरे रोते हुए देखकर हैरान हो जाता था। टार्ज़न ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, ठीक वैसे ही जैसे भयंकर काला ने टार्ज़न को सांत्वना दी थी जब बंदर आदमी एक बालू था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
गोबू बालू को अब टार्जन से डर नहीं लगता था, बस इतना ही। उसे जंगल में रहने वाले हर दूसरे जीव से डर लगता था। उसे जंगल के दिनों से डर लगता था, जब वह चक्करदार पेड़ों की चोटियों से होकर लंबी यात्राएं करता था। उसे जंगल की रातों से डर लगता था, जब जमीन से बहुत ऊपर झूलते खतरनाक सोफे होते थे और उसके नीचे घूमते बड़े मांसाहारी जानवर की घुराघुराहट और खांसी। टार्जन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अंग्रेज खून की विरासत के कारण उसके लिए अपनी परियोजना को छोड़ने के बारे में सोचना भी मुश्किल था। हालांकि उसे खुद को ये स्वीकार करना पड़ा कि उसका बालू वह सब नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। हालांकि वह अपने स्वयं के निर्धारित कार्य के प्रति वफादार था, और यहाँ तक कि उसे पता चला कि वह गोबू बालू को पसंद करने लगा था, लेकिन वह खुद को यह विश्वास दिलाकर धोखा नहीं दे सकता था कि वह उसके लिए उस भावुक स्नेह की तीव्र गर्मी महसूस करता है जो टीका ने गजान के लिए प्रकट किया था और जो काली माँ ने गोबू बालू के लिए दिखाया था। टार्जन को देखकर डर से कांपने वाले छोटे काले लड़के ने धीरे धीरे भरोसा और प्रशंसा में बदल दिया। महान श्वेत शैतान देवता के हाथों उसे केवल दया ही मिली थी, फिर भी उसने देखा था कि उसका दयालु अपहरणकर्ता दूसरों के साथ कितनी क्रूरता से पेश आता है। उसने उसे एक नर वानर पर छलांग लगाते देखा था जो गोबू बालू को पकड़ने और मारने की कोशिश में लगा हुआ था। उसने अपने विरोधी की गर्दन में बंधे हुए बंदर मनुष्य के मजबूत सफेद दांतों को देखा था और युद्ध में शक्तिशाली मांसपेशियों को तना हुआ देखा था। उसने युद्ध की क्रूर पाश्विक गुर्राहटें और दहाड़ें सुनी थीं, और उसे एक सिहरन के साथ एहसास हुआ था कि वह अपने संरक्षक और बालों वाले बंदर के बीच अंतर नहीं कर सकता था। उसने टार्जन को एक हिरन को मार गिराते देखा था, ठीक वैसे ही जैसे नुमा शेर ने किया होगा, उसकी पीठ पर कूदकर और अपने नुकीले दांत उस जानवर की गर्दन में गड़ाकर। टीबो को ये दृश्य देखकर कांप उठा था, लेकिन वह रोमांचित भी था, और पहली बार उसके सुस्त नीग्रो दिमाग में अपने क्रूर पालक माता पिता की नकल करने की एक अस्पष्ट इच्छा पैदा हुई। लेकिन टीबो छोटे काले लड़के में वो दिव्य चिंगारी नहीं थी जिसने टार्जन गोरे लड़के को भयंकर जंगल के तरीकों में अपने प्रशिक्षण से लाभ उठाने की अनुमति दी थी। कल्पना में उसकी कमी थी, और कल्पना सुपर बुद्धिमत्ता का दूसरा नाम है। कल्पना ही वह शक्ति है जो पुल, शहर और साम्राज्य बनाती है। जानवर इसे नहीं जानते, अश्वेतों को तो बहुत कम पता है, जबकि धरती की 1 लाख में से एक प्रमुख जाति को ये स्वर्ग से उपहार के रूप में दिया गया है ताकि मनुष्य धरती से नष्ट न हो जाए। जब टार्जन अपने बालू के भविष्य से जुड़ी समस्या पर विचार कर रहा था, तब भाग्य ने उसके हाथ से मामला छीनने की तैयारी कर ली थी। टीबो की मां मोमाया ने अपने बेटे के खोने से दुखी होकर आदिवासी जादूगर से सलाह ली थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने जो दवा बनाई थी वह अच्छी दवा नहीं थी, क्योंकि मोमाया ने उसे इसके लिए 2 बकरियां दी थीं, लेकिन इससे टीबो वापस नहीं आया। नहीं यह पता चला कि वो उसे कहाँ खोज सकती है, जहाँ उसे खोजने का उचित आश्वासन हो। मोमाया, जो एक गुस्सैल स्वभाव की थी और दूसरे लोगों की थी, अपने पति के कबीले के जादूगर के प्रति बहुत कम सम्मान रखती थी, और इसलिए जब उसने सुझाव दिया कि 2 और मोटी बकरियां देने से निस्संदेह वह और भी मजबूत दवा बना सकेगा, तो उसने तुरंत उस पर अपनी तीखी जीभ चलाई, और इतने अच्छे प्रभाव के साथ कि वह अपनी जेब्रा की पूंछ और जादू के बर्तन के साथ खुद को वहां से हटाने के लिए खुश था। जब वह चला गया और मोमाया ने अपने क्रोध को आंशिक रूप से नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली, तो उसने स्वयं को विचारों में डुबो लिया, जैसा कि वह अपने टीबो के अपहरण के बाद से अक्सर करती थी, इस आशा में कि वो अंततः उसे ढूंढने का कोई व्यवहार्य तरीका खोज लेगी, या कम से कम स्वयं को आश्वस्त कर लेगी कि वह जीवित है या मर चुका है। अश्वेतों को पता था कि टार्जन मनुष्य का मांस नहीं खाता था, क्योंकि उसने उनमें से 1 से ज्यादा लोगों को मार डाला था, फिर भी उसने कभी किसी का मांस नहीं चखा था। इसके अलावा शव हमेशा पाए जाते थे, कभी कभी बादलों से गिरकर गांव के बीचों बीच गिरते थे। चूंकि टीबो का शव नहीं मिला था, इसलिए मोमाया ने तर्क दिया कि वह अभी भी जीवित है, लेकिन कहाँ। तभी उसके दिमाग में बुकावाई की याद आई, जो अशुद्ध था, जो उत्तर की ओर पहाड़ी की एक गुफा में रहता था,
और जिसके बारे में यह अच्छी तरह से जाना जाता था कि वह अपनी दुष्ट मांद में शैतानों का मनोरंजन करता था। बहुत कम लोग, अगर कोई भी था, तो बूढ़े बुकावाई से मिलने की हिम्मत रखता था, सबसे पहले उसके काले जादू और उसके साथ रहने वाले 2 लकुड़बग्घों के डर से, जो आमतौर पर शैतान के वेश में रहते थे, और दूसरी बात उस घिनौनी बीमारी के कारण जिसके कारण बुकावाई को बहिष्कृत कर दिया गया था, एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे उसके चेहरे को खा रही थी। अब मोमाया ने चतुराई से तर्क किया कि यदि कोई उसके टीबों का पता जान सकता है, तो वह बुकावाई होगा, जो देवताओं और राक्षसों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध में था, क्योंकि एक राक्षस या एक देवता ही था जिसने उसके बच्चे को चुराया था, लेकिन यहाँ तक कि उसकी महान मातृ प्रेम भी उसे दूर के पहाड़ों और अशुद्ध बुकावाई और उसके शैतानों के अजीब निवास की ओर काले जंगल में भेजने का साहस नहीं जुटा पाए। हालांकि माँ का प्यार उन मानवीय भावनाओं में से एक है जो एक अप्रतिरोध्य शक्ति की गरिमा के बहुत करीब है। ये कमजोर महिलाओं के कमजोर शरीर को वीरतापूर्ण काम करने के लिए प्रेरित करता है। मोमाया शारीरिक रूप से न तो कमजोर थी और न ही कमजोर, लेकिन वो एक महिला थी, एक अज्ञानी, अंधविश्वासी, अफ्रीकी जंगली। वह शैतानों, काले जादू और जादू टोने में विश्वास करती थी। मोमाया के लिए जंगल में शेरों और तेंदुओं से कहीं ज्यादा भयानक चीजें रहती थीं, डरावनी, नामहीन चीजें जो विभिन्न मासूम भेषों में भयानक नुकसान पहुंचाने की शक्ति रखती थीं। गांव के एक योद्धा से, जिसके बारे में वह जानती थी कि वह एक बार बुकावाई की खो में ठोकर खाकर आया था, टिबो की मां ने सीखा कि वह उसे कैसे पा सकती है, एक पानी के झरने के पास जो 2 पहाड़ियों के बीच एक छोटी चट्टानी घाटी में उगता है, जिनमें से सबसे पूर्वी पहाड़ी को आसानी से पहचाना जा सकता था क्योंकि उसके शिखर पर एक विशाल ग्रेनाइट पत्थर टिका हुआ था। पश्चिमी पहाड़ी अपने साथी से कम ऊंची थी और उस पर वनस्पति बिल्कुल नहीं थी, सिवाय एक मिमोसा पेड़ के जो उसके शिखर से थोड़ा नीचे उगता था। आदमी ने उसे भरोसा दिलाया कि ये दोनों पहाड़ियां उसके पहुंचने से पहले कुछ दूरी तक दिखाई दे सकती हैं, और साथ में ये उसके गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक साबित हुई। हालांकि उसने उसे चेतावनी दी कि वह इतनी मूर्खतापूर्ण और खतरनाक साहसिक यात्रा को छोड़ दे, और इस बात पर जोर दिया कि वह पहले से ही अच्छी तरह जानती थी कि अगर वह बुकावाई और उसके राक्षसों के हाथों से बच गई, तो संभावना थी कि वह जंगल के महान मांसाहारी जानवरों के साथ इतनी भाग्यशाली नहीं होगी, जिसके बीच से उसे जाना और वापस लौटना होगा। योद्धा मोमाया के पति के पास भी गया, जिसके पास अपनी पसंद की दुष्ट महिला पर बहुत कम अधिकार था, इसलिए वह मुखिया मबोंगा के पास गया। मुखिया ने मोमाया को बुलाया और उसे धमकी दी कि अगर वह इस तरह की अपवित्र यात्रा पर निकली तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस मामले में बूढ़े मुखिया की दिलचस्पी सिर्फ चर्च और राज्य के बीच सदियों पुराने गठबंधन के कारण थी। स्थानीय जादूगर, जो अपनी दवा को किसी और से बेहतर जानता था, काली कला में महारत हासिल करने वाले सभी अन्य लोगों से ईर्ष्या करता था। उसने बुकावाई की शक्ति के बारे में बहुत पहले ही सुन रखा था और उसे डर था कि अगर वह मोमाया के खोए हुए बच्चे को वापस पाने में सफल हो गया, तो आदिवासी संरक्षण और उसके परिणामस्वरूप मिलने वाली फीस का ज्यादातर हिस्सा अशुद्ध बच्चे को दे दिया जाएगा। चूंकि मुखिया के तौर पर मबोंगा को जादूगर की फीस का एक निश्चित हिस्सा मिलता था और वह बुकावाई से कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकता था, इसलिए उसका दिल और आत्मा बिल्कुल स्वाभाविक रूप से रूढ़िवादी चच में लिपटे हुए थे। लेकिन अगर मोमाया निडर दिल से जंगल में भ्रमण और बुकावाई के डरावने निवास की यात्रा को देख सकती थी, तो उसे बूढ़े मबोंगा के हाथों भविष्य में सजा मिलने की धमकियों से डरने की संभावना नहीं थी, जिसे वह मन ही मन घृणा करती थी। फिर भी वह उसके आदेशों को स्वीकार करती हुई चुपचाप अपनी झोपड़ी में लौट गई। वह दिन के उजाले में अपनी खोज शुरू करना पसंद करती, लेकिन अब ये सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उसे अपने साथ भोजन और किसी प्रकार का हथियार ले जाना होगा, ऐसी चीजें जिन्हें लेकर वह दिन में गांव से बाहर नहीं जा सकती थी, बिना उससे पूछे जाने वाले अजीबोगरीब सवाल, जो निश्चित रूप से तुरंत मबोंगा के कानों तक पहुंच जाते। इसलिए मोमाया ने रात होने तक इंतजार किया और गांव के द्वार बंद होने से ठीक पहले वह अंधेरे और जंगल में घुस गई। वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने अपना चेहरा उत्तर की ओर कर लिया और यद्यपि वह अक्सर रुककर उन विशाल बिल्लियों को सुनने की कोशिश करती थी,
जो यहाँ उसके लिए सबसे बड़ा आतंक थी। फिर भी वो कई घंटों तक दृढ़ता से चलती रही, जब तक कि उसके दाईं ओर और पीछे से एक धीमी कराह ने उसे अचानक रोक दिया। धड़कते हुए दिल के साथ महिला खड़ी थी, सांस लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, और तभी बहुत धीमी लेकिन उसके तेज कानों के लिए स्पष्ट, गद्देदार पैरों के नीचे टहनियों और घासों की चुपके से चरमराहट की आवाज आई। मोमाया के चारों ओर उष्णकटिबंधीय जंगल के विशाल पेड़ उगे हुए थे, जो लटकती हुई लताओं और काई से सजे हुए थे। उसने सबसे पास के पेड़ को पकड़ा और ऊपर की शाखाओं पर बंदर की तरह चढ़ने लगी। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके पीछे अचानक एक विशाल शरीर का दौड़ना हुआ, एक भयानक दहाड़ जिससे धरती कांप उठी, और कुछ उसी लता से टकराया जिससे वह चिपकी हुई थी। लेकिन उसके नीचे मोमाया ने खुद को पत्तियों वाली शाखाओं के बीच सुरक्षित स्थान पर खींच लिया और उस दूरदर्शिता का धन्यवाद किया जिसने उसे अपने गले में रस्सी से लटके सूखे मानव कान को साथ लाने के लिए प्रेरित किया था। वो हमेशा से जानती थी कि वो कान अच्छी दवा है। यह उसे, जब वह लड़की थी, उसके शहर के कबीले के जादूगर ने दिया था, और यह मबोंगा के जादूगर की खराब, कमजोर दवा से बिल्कुल अलग था। सारी रात मोमाया अपने बसेरे से चिपकी रही, क्योंकि यद्यपि शेर ने कुछ समय बाद अन्य शिकार की तलाश की, फिर भी उसने अंधेरे में उतरने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका सामना शेर या उसके जैसे किसी अन्य से न हो जाए। लेकिन दिन के उजाले में वह नीचे उतरी और अपने रास्ते पर चल पड़ी। वानरों के टार्जन ने देखा कि उसका बालू जनजाति के वानरों की उपस्थिति में आतंक का सबूत देना कभी बंद नहीं करता था, और यह भी कि अधिकांश वयस्क वानर गोबू बालू के जीवन के लिए निरंतर खतरा थे। इसलिए टार्जन उसे उनके साथ अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। इसलिए वह छोटे काले लड़के के साथ मानवों के निवास स्थानों से दूर दूर तक शिकार करने लगा। धीरे धीरे जनजाति से उसकी अनुपस्थिति बढ़ती गई, क्योंकि वह उनसे दूर भटकता रहा, जब तक कि अंततः उसने स्वयं को उत्तर की ओर उससे अधिक दूरी पर नहीं पाया, जहां तक उसने पहले कभी शिकार नहीं किया था, और पानी तथा पर्याप्त शिकार और फल होने के कारण उसने जनजाति में वापस लौटने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं की। छोटे गोबू बालू ने जीवन में अधिक रुचि के प्रमाण दिए, एक ऐसी रुचि जो केरचाक के वानरों से उसकी दूरी के सीधे अनुपात में भिन्न थी। अब जब वानर मानव टार्जन जमीन पर चला गया तो वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा, और पेड़ों पर भी उसने अपने शक्तिशाली पालक माता पिता का अनुसरण करने की पूरी कोशिश की। लड़का अभी भी उदास और अकेला था। वानरों के बीच आने के बाद से उसका पतला, छोटा शरीर लगातार पतला होता गया था, क्योंकि एक युवा नरभक्षी के रूप में वह आहार के मामले में बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन उसे हमेशा वानरों के बीच भोग विलास करने वालों के तालू को गुदगुदाने वाली अजीबोगरीब चीजों को पचाना उसके स्वाद के अनुकूल नहीं लगता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अब वाकई बहुत बड़ी हो गई थीं, उसके गाल धंसे हुए थे, और उसके क्षीण शरीर की हर पसलियां साफ साफ दिखाई दे रही थीं, जो कोई भी उन्हें गिनना चाहेगा। निरंतर भय शायद उसकी शारीरिक स्थिति के साथ साथ अनुचित भोजन के कारण भी था। टार्जन ने परिवर्तन को देखा और चिंतित हो गया। उसे उम्मीद थी कि उसका बालू मजबूत और मजबूत हो जाएगा। उसकी निराशा बहुत बड़ी थी। केवल एक मामले में गोबू बालू आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया, वह आसानी से वानरों की भाषा सीख रहा था। अब भी वह और टार्जन अपनी वानरों की अल्प बोली के साथ संकेतों का प्रयोग करके काफी संतोषजनक तरीके से बातचीत कर सकते थे, लेकिन ज्यादातर समय गोबू बालू सिर्फ सवालों के जवाब देने के अलावा चुप रहता था। उसका बड़ा दुख अभी भी इतना नया और इतना मार्मिक था कि उसे एक पल के लिए भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वो हमेशा मोमाया के लिए तरसता था, कर्कश, विभत्स, प्रतिकारक। शायद वह आपके या मेरे लिए होती, लेकिन टीबो के लिए वह माँ थी, उस महान प्रेम का मूर्त रूप जो किसी स्वार्थ को नहीं जानता और जो स्वयं को अपनी आग में भस्म नहीं करता। जब दोनों शिकार कर रहे थे, या यूं कहें कि जब टार्जन शिकार कर रहा था और गोबू बालू उसके पीछे पीछे चल रहा था, तो बंदर आदमी ने कई चीजों पर ध्यान दिया और बहुत कुछ सोचा। एक बार वे सबोर को ऊंची घास में कराहते हुए देख पाए। उसके इर्द गिर्द दो छोटे छोटे फर के गोले उछल कूद कर रहे थे, लेकिन उसकी नज़र एक ऐसे पर थी जो उसके बड़े बड़े अगले पंजों के बीच पड़ा था और उछल कूद नहीं कर रहा था, जो फिर कभी नहीं उछल कूद करेगा।
टार्ज़न ने उस विशाल माँ बिल्ली की पीड़ा और तकलीफ को ठीक से समझा। वो उसे लुभाने के लिए तैयार था। ऐसा करने के लिए वह चुपचाप पेड़ों के बीच से गुजरा और उसके ऊपर आ गया, लेकिन जब उसने देखा कि शेरनी अपने मृत बच्चे के लिए विलाप कर रही है, तो बंदर आदमी ने उसे रोक लिया। गोबू बालू को हासिल करने के साथ ही टार्ज़न को माता पिता बनने की जिम्मेदारियों और दुखों का एहसास हुआ, लेकिन उसमें खुशियां नहीं थीं। उसका दिल सबोर के लिए बहुत दुखी था, जैसा कि कुछ हफ्ते पहले नहीं हुआ होगा। जब वो उसे देख रहा था, तो उसके सामने मोमाया की एक तस्वीर उभरी। उसकी नाक के छेद में एक कटार घुसी हुई थी, उसका नीचे का होंठ उसके वजन के नीचे लटक रहा था। टार्ज़न ने उसकी अप्रियता नहीं देखी, उसने सिर्फ वही पीड़ा देखी जो सबोर की थी, और वह सिहर उठा। मन की वह अजीब क्रिया जिसे कभी कभी विचारों का जुड़ाव कहा जाता है, ने टीका और गजान को बंदर आदमी की मानसिक दृष्टि से पहले ही झकझोर दिया। क्या होगा अगर कोई आकर टीका से गजान को ले जाए? टार्ज़न ने एक धीमी और अशुभ दहाड़ लगाई, जैसे कि गजान उसका अपना हो। गोबू बालू ने इधर उधर आशंका से देखा, ये सोचकर कि टार्ज़न ने किसी दुश्मन को देख लिया है। सबोर अचानक अपने पैरों पर खड़ी हो गई, उसकी पीली हरी आंखें चमक रही थीं, उसकी दुम हिल रही थी और उसने अपने कान ऊपर उठाए और अपना थूथन ऊपर उठाकर संभावित खतरे के लिए हवा सूंघी। दो छोटे शावक, जो खेल रहे थे, जल्दी से उसके पास भागे और उसके नीचे खड़े होकर उसके अगले पैरों के बीच से झांकने लगे। उनके बड़े कान खड़े थे, उनके छोटे सिर पहले एक तरफ और फिर दूसरी तरफ झुके हुए थे। अपने काले सदमे को झटकते हुए टार्ज़न ने मुंह फेर लिया और दूसरी दिशा में अपना शिकार फिर से शुरू कर दिया, लेकिन पूरे दिन उसके वस्तुनिष्ठ मन की दहलीज के ऊपर एक के बाद एक सबोर, मोमाया और टीका की स्मृति चित्र उभर रहे थे। एक शेरनी, एक नरभक्षी और एक मादा बंदर, फिर भी बंदर पुरुष के लिए वे मातृत्व के माध्यम से एक समान थीं। तीसरे दिन दोपहर का समय था जब मोमाया बुकावाई की गुफा के नजदीक पहुंची, जो अशुद्ध थी। बूढ़े जादूगर ने गुफा के मुंह को शिकारी जानवरों से बचाने के लिए आपस में जुड़ी हुई शाखाओं का ढांचा बनाया था। अब इसे एक तरफ कर दिया गया था और उसके पीछे की काली गुफा रहस्यमय और घिनौनी लग रही थी। मोमाया कांप उठी, जैसे बारिश के मौसम की ठंडी हवा से कांप उठी हो। गुफा के आसपास जीवन का कोई संकेत नहीं दिखाई दिया, फिर भी मोमाया को वह अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई अदृश्य आंखें उसे दुष्टता से देख रही हों। वह फिर से कांप उठी। उसने अपने अनिच्छुक पैरों को गुफा की ओर आगे बढ़ाने की कोशिश की, जब उसकी गहराई से एक अजीब सी आवाज निकली, जो न तो जानवर की थी और न ही इंसान की। एक अजीब सी आवाज जो हंसी के समान थी। दबी हुई चीख के साथ मोमाया मुड़ी और जंगल में भाग गई। अपने डर को काबू में करने से पहले वह 100 गज तक भागी और फिर वह रुक गई, सुनती रही। क्या उसकी सारी मेहनत, सारे डर और खतरे जिनसे वह गुजरी थी, बेकार गए? उसने खुद को गुफा में वापस लौटने के लिए तैयार करने की कोशिश की, लेकिन फिर से डर ने उसे जकड़ लिया। उदास, निराश होकर वह धीरे धीरे पीछे की पगडंडी पर मुड़ी और मबोंगा गांव की ओर चल पड़ी। उसके युवा कंधे अब एक बूढ़ी औरत की तरह झुक गए थे, जो कई सालों के संचित दर्द और दुखों का बोझ उठाती है, और वह थके हुए पैरों और रुक रुक कर चलने लगी। मोमाया से जवानी का वसंत चला गया था। 100 गज तक वह थकी हुई घसीटती चली गई। मूक भय और पीड़ा से उसका मस्तिष्क आधा लकवाग्रस्त हो गया था, और फिर उसे एक छोटे बच्चे की याद आई जो उसके स्तन से दूध पी रहा था, और एक दुबले पतले लड़के की जो उसके चारों ओर हंसते हुए उछल कूद कर रहा था, और वे दोनों टीबो थे, उसके टीबो। उसके कंधे सीधे हो गए। उसने अपना क्रूर सिर हिलाया और वह मुड़ी और साहपूर्वक बुकावाई की गुफा के मुहाने पर वापस चली गई, जो अशुद्ध थी, बुकावाई की, जो जादूगरनी थी। फिर से गुफा के अंदर से एक भयानक हंसी आई, जो हंसी नहीं थी। इस बार मोमाया ने उसे पहचान लिया कि यह क्या है, एक लकड़बग्घे की अजीब चीख। अब वो कांपी नहीं, बल्कि उसने अपना भाला तैयार रखा और बुकावाई को बाहर आने के लिए जोर से पुकारा। बुकावाई की जगह एक लकड़बग्घे का घिनौना सिर आया। मोमाया ने अपने भाले से उस पर वार किया और बदसूरत, उदास जानवर गुस्से से गुर्राते हुए पीछे हट गया।
फिर से मोमाया ने बुकावाई को नाम से पुकारा और इस बार बुदबुदाती आवाज में जवाब आया जो जानवर की आवाज से ज्यादा मानवीय नहीं था। बुकावाई में कौन आता है? आवाज ने पूछा। यह मोमाया है, महिला ने उत्तर दिया। मोमाया, मबोंगा गांव का मुखिया। आप क्या चाहते हैं? मोमाया ने जवाब दिया, मुझे अच्छी दवा चाहिए, मबोंगा के जादूगर से भी बेहतर दवा। महान सफेद जंगल के देवता ने मेरा टिबो चुरा लिया है और मुझे उसे वापस लाने के लिए दवा चाहिए, या ये पता लगाने के लिए कि वो कहाँ छिपा है ताकि मैं जाकर उसे ले आऊं। टिबो कौन है? बुकावाई ने पूछा। मोमाया ने उसे बताया। बुकावाई की दवा बहुत तेज है, आवाज ने कहा। बुकावाई की दवा के बदले 5 बकरियां और एक नई सोने की चटाई भी काफी नहीं है। मोमाया ने कहा, 2 बकरियां ही काफी हैं, क्योंकि अश्वेतों के हृदय में वस्तु विनिमय की भावना प्रबल है। कीमत पर मोल तोल करने का आनंद बुकावाई को गुफा के मुहाने तक खींचने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली लालच था। मोमाया ने जब उसे देखा तो उसे दुख हुआ कि वह अंदर क्यों नहीं रहा। कुछ चीजें इतनी भयानक, इतनी घिनौनी होती हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बुकावाई का चेहरा ऐसा ही था। जब मोमाया ने उसे देखा तो उसे समझ में आ गया कि वो लगभग अवाक क्यों था। उसके बगल में 2 लकड़बग्घे थे, जिनके बारे में अफवाह थी कि वे उसके एकमात्र और स्थायी साथी थे। वे एक शानदार तिकड़ी थे, सबसे घिनौने जानवर और सबसे घिनौने इंसान। 5 बकरियां और एक नया सोने का गद्दा, बुकावाई ने बुदबुदाया। 2 मोटी बकरियां और एक सोने की चटाई। मोमाया ने अपनी बोली बढ़ाई, लेकिन बुकावाई अड़ियल था। वह 5 बकरियों और सोने की चटाई के लिए आधे घंटे तक अड़ा रहा, जबकि लकड़बग्घे सूंघते रहे, गुर्राते रहे और भयानक तरीके से हंसते रहे। मोमाया ने तय किया कि अगर वह कुछ और नहीं कर सकती तो वह बुकावाई की मांग के अनुसार सब कुछ दे देगी, लेकिन मोल तोल करना काले सौदागरों के लिए दूसरी प्रकृति है, और अंत में इसने उसे कुछ हद तक भुगतान किया, क्योंकि आखिरकार एक समझौता हुआ जिसमें 3 मोटी बकरियां, एक नई सोने की चटाई और तांबे के तार का एक टुकड़ा शामिल था। आज रात वापस आना, बुकावाई ने कहा, जब चांद आसमान में 2 घंटे रहेगा। तब मैं ऐसी शक्तिशाली दवा बनाऊंगा जो टिबो को तुम्हारे पास वापस लाएगी। अपने साथ 3 मोटी बकरियां, नई सोने की चटाई और एक बड़े आदमी की बांह जितनी लंबाई का तांबे का तार लाना। मैं उन्हें नहीं ला सकता, मोमाया ने कहा। तुम्हें उनके पीछे आना होगा। जब तुम टिबो को मुझे वापस कर दोगे तो वे सब तुम्हें मबोंगा गांव में मिल जाएंगे। बुकावाई ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा, जब तक मेरे पास बकरियां, चटाई और तांबे का तार नहीं आ जाता, मैं कोई दवा नहीं बनाऊंगा। मोमाया ने विनती की और धमकी दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार वो मुड़ी और जंगल से होते हुए मबोंगा गांव की ओर चल पड़ी। वह 3 बकरियां और एक सोने की चटाई गांव से बाहर कैसे लाएगी और जंगल से होते हुए बुकावाई की गुफा तक कैसे जाएगी, यह उसे नहीं पता था, लेकिन वह पूरी तरह से आश्वस्त थी कि वह किसी तरह ये कर लेगी। वह ऐसा करेगी या मर जाएगी। टिबो को उसे वापस करना होगा। टार्जन छोटे गोबू बालू के साथ जंगल से आलस से गुजर रहा था। उसे बारा नामक हिरन की खुशबू आ गई। टार्जन को बारा के मांस की भूख थी। किसी भी चीज से उसे इतनी गुदगुदी नहीं होती थी, लेकिन गोबू बालू को अपने पीछे रखकर बारा का पीछा करना उसके लिए संभव नहीं था, इसलिए उसने बच्चे को एक पेड़ की छांव में छिपा दिया, जहां घने पत्ते उसे नजर नहीं आने देते थे, और बारा की ढलान पर तेजी से और चुपचाप चल पड़ा। टिबो अकेला ही वानरों में भी टिबो से ज्यादा भयभीत था। वास्तविक और प्रत्यक्ष खतरे हमारी कल्पना से कम भयावह होते हैं, और केवल उसके लोगों के देवता ही जानते थे कि टिबो ने कितनी कल्पना की थी। वो अपने छिपने के स्थान पर कुछ ही देर रहा था जब उसने जंगल से कुछ आते हुए सुना। वो उस शाखा के पास झुक गया जिस पर वह लेटा था और प्रार्थना करने लगा कि टार्जन जल्दी से वापस आ जाए। उसकी चौड़ी आंखें जंगल में उस गतिशील प्राणी की दिशा में खोज रही थीं। क्या होगा अगर यह एक तेंदुआ था जिसने उसकी गंध को पकड़ लिया था? यह 1 मिनट में उसके ऊपर आ जाएगा। छोटे टिबो की बड़ी आंखों से गर्म आंसू बह रहे थे। जंगल के पत्तों का पर्दा सरसराता हुआ उसके करीब आ गया। वह चीज उसके पेड़ से बस कुछ कदम की दूरी पर थी।
उसकी आंखें उसके काले चेहरे से उभरी हुई थीं क्योंकि वह उस भयानक प्राणी की उपस्थिति की प्रतीक्षा कर रहा था जो अभी लताओं और लताओं के बीच से एक गुर्राता हुआ चेहरा बना रहा था। और फिर पर्दा हटा और एक महिला पूरी तरह से नजर आई। एक दमदार चीख के साथ टिबो अपने बसेरे से नीचे गिरा और उसकी ओर दौड़ा। मोमाया अचानक पीछे हटी और अपना भाला उठाया, लेकिन एक सेकंड बाद उसने उसे एक तरफ फेंक दिया और उस दुबले शरीर को अपनी मजबूत बाहों में पकड़ लिया। उसे अपने पास दबाते हुए वह एक ही समय में रोई और हंसी, और खुशी के गर्म आंसू टिबो के आंसुओं के साथ मिलकर उसके नग्न स्तनों के बीच की दरार से नीचे टपक पड़े। शोर से परेशान होकर पास की झाड़ी में नूमा नामक शेर अपनी नींद से उठा। उसने उलझी हुई झाड़ियों के बीच से झांका और काली औरत और उसके बच्चे को देखा। उसने अपने होंठ चाटे और उनके और अपने बीच की दूरी नापी। एक छोटा सा हमला और एक लंबी छलांग उसे उन पर ले जाएगी। उसने अपनी दुम के सिरे को हिलाया और आह भरी। अचानक गलत दिशा में घूमती हुई एक आवारा हवा ने बारा नामक हिरन के संवेदनशील नथुनों तक टार्जन की खुशबू पहुंचाई। मांसपेशियों में अचानक खिंचाव और कानों में अचानक उछाल आया। अचानक एक झटका लगा और टार्जन का मांस गायब हो गया। बंदर आदमी ने गुस्से में अपना सिर हिलाया और उस जगह की ओर मुड़ गया जहां उसने गोबू बालू को छोड़ा था। वह धीरे से आया, जैसा उसका तरीका था। उस जगह पहुंचने से पहले उसने अजीबोगरीब आवाजें सुनी, एक औरत के हंसने की और एक औरत के रोने की आवाज, और दोनों जो एक ही गले से आती हुई लग रही थीं, एक बच्चे की ऐंठन भरी सिसकियों के साथ मिल गई थीं। टार्जन ने जल्दी की, और जब टार्जन ने जल्दी की तो केवल पक्षी और हवा ही तेज चल रही थी। और जैसे ही टार्जन आवाजों के पास पहुंचा, उसने एक और गहरी आह सुनी। मोमाया ने इसे नहीं सुना, न ही टिबो ने, लेकिन टार्जन के कान बारा हिरन के कानों जैसे थे। उसने आह सुनी और वह जानता था, इसलिए उसने अपनी पीठ पर लटक रहे भारी भाले को छोड़ दिया। जैसे ही वह पेड़ों की शाखाओं के बीच से तेजी से गुजरा, उसी सहजता से जैसे आप या मैं एक जेब से रुमाल निकाल सकते हैं जब हम एक आलसी देहाती गली में बेपरवाह होकर टहल रहे होते हैं, वानरों के टार्जन ने भाले को उसके पट्टे से निकाला ताकि वह किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार हो सके। नूमा शेर हमला करने के लिए पागलों की तरह नहीं दौड़ा। उसने फिर से तर्क किया, और तर्क ने उसे बताया कि शिकार पहले से ही उसका था, इसलिए उसने अपने विशाल शरीर को पत्तियों के बीच से धकेला और अपने मांस को भयावह चमकती आंखों से घूरता रहा। मोमाया ने उसे देखा और चीखते हुए टिबो को अपने सीने के करीब खींच लिया। अपने बच्चे को पाना और उसे खोना, सब कुछ एक पल में। उसने अपना भाला उठाया, अपना हाथ कंधे से बहुत पीछे फेंक दिया। नूमा ने दहाड़ लगाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। मोमाया ने अपना हथियार फेंका। ये भूरे कंधे को छूता हुआ मांस में घाव कर गया, जिससे मांसाहारी की सारी भयानक पाशविकता जागृत हो गई, और शेर ने हमला कर दिया। मोमाया ने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। उसने विशाल आने वाली मौत की चमकती हुई तेजी देखी, और फिर उसने कुछ और देखा। उसने देखा कि एक शक्तिशाली नग्न श्वेत व्यक्ति स्वर्ग से आक्रमणकारी शेर के रास्ते में गिर रहा है। उसने देखा कि भूमध्यरेखीय सूर्य की रोशनी में एक बड़ी भुजा की मांसपेशियां चमक रही थीं, जो ऊपर के पत्तों के बीच से छनकर आ रही थी। उसने देखा कि एक भारी शिकार का भाला हवा में उछलकर शेर से मिलने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था। नूमा अपने घुटनों के बल खड़ा हुआ, भयंकर रूप से दहाड़ते हुए और अपनी छाती से निकले भाले पर प्रहार करते हुए। उसके जोरदार प्रहारों ने हथियार को मोड़ दिया और मोड़ दिया। टार्जन झुककर और हाथ में शिकार का चाकू लिए उन्मत्त बिल्ली के चारों ओर सावधानी से चक्कर लगाता रहा। मोमाया बड़ी बड़ी आंखें फैलाए वहीं जड़वत खड़ी देखती रही, मोहित। अचानक क्रोध में आकर नूमा ने खुद को बंदर आदमी की ओर फेंका, लेकिन वह दुबला पतला प्राणी उसके हमले से बच निकला और जल्दी से एक तरफ हटकर अपने दुश्मन पर टूट पड़ा। 2 बार शिकार करने वाला ब्लेड हवा में चमका। 2 बार यह नूमा की पीठ पर गिरा, जो पहले से ही उसके दिल के इतने करीब भाले की नोक से कमजोर हो रहा था। ब्लेड का दूसरा वार जानवर की रीढ़ में दूर तक घुस गया और अपने अगले पंजों के आखिरी झटके के साथ
अपने उत्पीड़क तक पहुंचने की व्यर्थ कोशिश में नूमा जमीन पर गिर पड़ा, लकवाग्रस्त और मर रहा था। बुकावाई को डर था कि कहीं वह कोई प्रतिफल न खो दे, इसलिए वह मोमाया के पीछे पीछे चला गया और उसे मनाने लगा कि वह तांबे और लोहे के आभूषण दे दे और बदले में उसे दवा की कीमत दे दे, मानो वह अपनी सेवाओं के लिए एक विकल्प के रूप में भुगतान करे, जैसे कोई वकील को शुल्क देता है। क्योंकि एक वकील की तरह बुकावाई को अपनी दवा का मूल्य पता था और यह जानता था कि जितना संभव हो सके उतना अग्रिम ले लेना अच्छा है। जब टार्ज़न शेर के हमले का सामना करने के लिए कूदा तो जादूगर वहां आ गया। उसने ये सब देखा और आश्चर्यचकित हुआ। उसने तुरंत अनुमान लगाया कि यह वही अजीब सफ़ेद राक्षस होगा जिसके बारे में उसने मोमाया के आने से पहले अस्पष्ट अफवाहें सुनी थीं। मोमाया, अब जबकि शेर उसे या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने से मुक्त हो चुका था, टार्ज़न को नए भय से देखने लगी। ये वही था जिसने उसका टिबो चुराया था। निस्संदेह वह उसे फिर से चुराने का प्रयास करेगा। मोमाया ने लड़के को अपने पास सटा लिया। उसने इस बार मरने का निश्चय कर लिया था, बजाय इसके कि टिबो को फिर से उससे छीन लिया जाए। टार्ज़न ने उन्हें चुपचाप देखा। अपनी माँ से लिपटे रोते हुए लड़के को देखकर उसके जंगली सीने में उदासी भरा अकेलापन जाग उठा। टार्ज़न से इस तरह लिपटने वाला कोई नहीं था, जो किसी चीज के प्यार के लिए इतना तरस रहा था। जंगल में छाई शांति के कारण आखिरकार टिबो ने ऊपर देखा और टार्ज़न को देखा। वो पीछे नहीं हटा। टार्ज़न, उसने केरचाक जनजाति के महान वानरों की भाषा में कहा, मुझे मेरी माँ मोमाया से दूर मत ले जाना। मुझे फिर से बालों वाले, पेड़ वाले लोगों की मांद में मत ले जाना, क्योंकि मुझे ताउग और गुंटो और अन्य लोगों से डर लगता है। मुझे मोमाया के साथ रहने दो, हे टार्ज़न, जंगल के देवता। मुझे मोमाया, मेरी माँ के साथ रहने दो, और हमारे जीवन के अंत तक हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे और मबोंगा गांव के द्वार के सामने भोजन रखेंगे ताकि तुम कभी भूखे न रहो। टार्ज़न ने आह भरी। उन्होंने कहा, वापस मबोंगा गांव चले जाओ, और टार्ज़न तुम्हारा पीछा करेगा ताकि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचे। टिबो ने अपनी माँ को शब्दों का अनुवाद किया, और दोनों ने बंदर आदमी की ओर पीठ फेर ली और घर की ओर चल पड़े। मोमाया के दिल में बहुत डर और बहुत खुशी थी, क्योंकि वह पहले कभी भगवान के साथ नहीं चली थी, और वह कभी इतनी खुश नहीं थी। उसने छोटे टिबो को अपने पास खींचा, उसके पतले गाल को सहलाया। टार्ज़न ने देखा और फिर से आह भरी। टीका के लिए टीका का बालू है, उन्होंने एकालाप किया, साबोर के लिए बालू है, और गोमंगनी के लिए, और बारा के लिए, और मनु के लिए, और यहाँ तक कि पबा, चूहे के लिए भी, लेकिन टार्ज़न के लिए कोई नहीं हो सकता, न तो कोई महिला और न ही कोई बालू। वानरों का टार्ज़न एक आदमी है, और यह आदमी ही होगा जो अकेला चलता है। बुकावाई ने उन्हें जाते देखा, और उसने अपने सड़ते हुए चेहरे से बुदबुदाते हुए बड़ी कसम खाई कि वह अभी भी 3 मोटी बकरियां, नई सोने की चटाई और तांबे के तार का टुकड़ा लेकर रहेगा।